Hello, my dear students. Today I am going to discuss on Gauss theorem. So please listen and note down it here. This is your Gauss theorem. देखें गॉस थ्योरम क्या है। देखें ये इट इज योर सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दैट इज ईडीएस एंड हेयर दिस सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आप इसको इसे भी लिख सकते हैं कर्ल इंटीग्रल करके, या इसको इसे भी लिख सकते हैं एस दे दीजिए। दिस इज योर नेट फ्लक्स, यानी फ्लक्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फॉर ए क्लोज सरफेस। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस divided by epsilon naught, where q is your net charge inside the closed surface and epsilon naught is the electrical permittivity of the free space of the medium। अब फ्री स्पेस कहिए, मीडियम नहीं, फ्री मैंने वह मीडियम जो कि बिल्कुल वैक्यूम हो, तो उसके लिए ये है म्यू नॉट। तो दिस इज योर स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। क्लियर? अब देखें इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो नाउ प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ देखिए, अब हम क्या करेंगे कि कोई एक चार्ज मैंने Q ले लिया, यहां पर रख दिया एक Q चार्ज, और इसको एक हम यानी इस Q चार्ज को हमने रखा है एक क्लोज्ड स्फीयर है ये हमारा, या स्फेरिकल सेल है, उसके सेंटर पर हमने मान लिया है ये Q चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रेडियस हमने मान लिया इसका R, ये है R। देखें यहां, तो देखें इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण यानी O पॉइंट पर ये जो हमारा स्फीयर है उसके सेंटर पर है ये प्लस Q चार्ज, ये इसका रेडियस है R। तो देखें इस पॉइंट पर इसका फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये हो गया फील्ड का डायरेक्शन। तो दिस इज योर E, ऐसे लेंगे हम, ये है रेडियस वेक्टर R, यानी ये है पॉइंट आपका P, ये है कोई P। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितना होगा यहाँ, तो E इक्वल टू क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। अब हम क्या करेंगे कि P पॉइंट पर एक छोटा सा हमने एरिया ले लिया, दिस इज द एरिया ds। देखिए ये है एरिया ds, और इस ds एरिया पर एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर दिया, दिस इज द यूनिट वेक्टर n। Here this unit vector n is the normal drawn on the small area, this is the ds area। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इस ds एरिया को हमने क्या किया, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देयरफॉर ये हमारा अब हो गया E और इंटू ds, दिस मस्ट बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R इंटू ds एरिया एलिमेंट। कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दिस इक्वल टू, देखिए ये क्या क्या होगा, तो क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R, और इस ds का भी ये क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर n इंटू ds, क्योंकि यह जो यूनिट वेक्टर है यह ds एरिया पर ही दिया गया है नॉर्मली आउटवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सिंस यूनिट वेक्टर R एंड यूनिट वेक्टर n आर इन सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर R इंटू यूनिट वेक्टर n इक्वल टू क्या होगा, ये हेड दे दिए, तो 1 इंटू कॉस 0, दिस इक्वल टू 1।
इसलिए इन दोनों का जो वैल्यू आया r डॉट n, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो गया। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर, देखिए यहाँ पर, तो देयरफॉर ये देखिए थोड़ा जगह बनाते हैं हम, तो नाउ है यार ये हमारा हो गया E ds इक्वल टू ये क्या हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और ये आपका हो गया ds। अब सर आप इंटीग्रेट कर दीजिए फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, होल क्लोज्ड सरफेस, तो इधर भी हम इंटीग्रेट करेंगे फॉर होल क्लोज्ड सरफेस, तो दिस इज योर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और आप जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर और स्फेरिकल शेल इज योर 4 पाई r स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 4 पाई r स्क्वायर। देखिए 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो गया, क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज प्रूव्ड। अब देखिए ये कहता है गॉस थ्योरम कि यह कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्फेरिकल सरफेस के लिए ही ये करेक्ट है फॉर्मूला, ये हमारा कोई किसी भी तरह का सरफेस हो सबके लिए ये करेक्ट है, यानी नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, ये है नेट फ्लक्स, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड योर फ्लक्स और नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, तो ये इक्वल टू क्या होगा, क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर गॉस थ्योरम। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ये क्या करता है, देखें नाउ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन देखिए ये क्या करता है, यानी आपको एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसमें देखिए कौन कौन चीज पूछा जाएगा। फर्स्ट पूछा जाएगा, फर्स्ट है इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए infinite line charge, अब देखिए ये क्या करता है, इन्फिनाइट लाइन चार्ज, ये कहता है कि कोई एक, ये मान लीजिए एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज है, ये हमारा कोई लाइन चार्ज है, और ये लाइन चार्ज बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज योर इन्फिनाइट लाइन चार्ज, यानी ये हमारा है प्लस इंफिनिटी, ये है माइनस इंफिनिटी। अब ये हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे, आप ऐसे समझिए कि बिल्कुल एक लाइन में ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या आप ऐसे समझे इसको कि कोई एक ये बैड कंडक्टिंग एलिमेंट है, इस पर हमने चार्ज को प्लेस कर दिया है, इससे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में एक लाइन में है ये चार्ज, ठीक है। अब देखिए कोई भी पॉइंट हमने यहां पर ले लिया, ये मान लीजिए एक पी पॉइंट है, यहां पर हम फील्ड निकालना चाहते हैं, यहां पर फील्ड निकालना चाहते हैं जो कि यहां से है लैम्डा डिस्टेंस पर, कोई दिक्कत नहीं है यहां। अब देखिए, अब यहां पर समझने में क्या क्या प्रॉब्लम आपको आता है, ये लैम्डा डिस्टेंस कहते हैं, इसको हम मान लेते हैं आर डिस्टेंस, यानी पी पॉइंट है आर डिस्टेंस पर इस लाइन चार्ज से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको समझने में दिक्कत कहां पर आएगा, जैसे हम कहेंगे कि लेट क्यू बी द टोटल चार्ज ऑन दिस लाइन, तो आप क्या करते हैं, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज योर लैम्डा इक्वल टू, मान लीजिए ये क्यू चार्ज है इस पर, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा,
और लेंथ तो हमने मान लिया है इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्यूब अपॉन हम कर दिए इन्फिनिटिव, सॉरी ये हम कर दिए यहाँ इन्फिनिटिव, तो ये क्या हो गया 0। तो ये रॉन्ग कंसेप्ट है, ऐसा नहीं मानना है। देखिए ये गॉस थ्योरम क्या कहता है आपको, गॉस थ्योरम कहता है कि यह जो लाइन चार्ज है और ये P मेरा है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो ये कहता है कि द लेंथ ऑफ द लाइन चार्ज, देखिए ये एज्यूम किया गया है क्या कि लेंथ ऑफ लाइन चार्ज, लेंथ ऑफ लाइन चार्ज इज मच larger than R, that is observation point P। ये है मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर ये हो 1 मीटर लाइन चार्ज का लेंथ, तो हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट का ये पॉइंट R का वैल्यू हम कितना रखेंगे 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अगर ये हम रखते हैं मान लीजिए 5 मीटर लेंथ, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस हम रखेंगे 10 सेंटीमीटर, मच लेस देन दिस लेंथ। अब देखिए, अब आपका यानी तब इस लेंथ को हम लोग कहते हैं इन्फिनाइट लेंथ। इन्फिनिटिव का ये मीनिंग है, यहाँ इन्फिनिटिव का ये मीनिंग नहीं है कि किसी भी नंबर में आप इन्फिनिटिव से डिवाइड कर दीजिए तब तो वो 0 हो जाएगा, तब तो लाइन चार्ज डेंसिटी ही 0 हो गया, ऐसा नहीं है यहाँ। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि ये कहता है कि लाइन चार्ज का जो ये लेंथ है, ये लेंथ, दिस इज योर L लेंथ, तो L इज मच ग्रेटर देन ऑब्जर्वेशन पॉइंट R। ये बात आपको याद रखना है। इसलिए लैम्डा कैन नॉट बी 0। अब इसका लैम्डा जो है लाइन चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये कभी भी 0 नहीं होगा। अब ये नेवर 0। वैसे तो अगर आप इन्फिनाइट मान लीजिएगा तब तो ये सीधा 0 हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में ये डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एजम्पशन क्या है यहाँ, सेकेंड एजम्पशन ये है कि ईच पॉइंट P क्लियर, यानी divides the line charge in equal parts. Each point P divides line charge in equal two parts. Clear? Each point of P, यानी P हम यहां रखें तब भी ये है L/2, ये भी है L/2, P को हम यहां रखें तब भी ये है L/2, ये भी है L/2। इससे क्या होगा, दिस पॉइंट P बिहेव्स लाइक ए बाइसेक्टरल पॉइंट, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट। जैसे आप डाइपोल में पढ़े थे ना, इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी ये चार्ज है प्लस Q, ये है माइनस Q। अब इससे जस्ट बाइसेक्टर से एक पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट, यानी जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। तो ये जो हमारा है बाइसेक्टरल लाइन इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो इसी तरह से ये भी बांट रहा है। ये नहीं कि यहाँ P लिए तब ये आधा हुआ, ये आधा, हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी तब भी ये आधा और ये आधा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है इस लेंथ के कंपैरिजन में, इस R के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है। इसलिए क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन हर हमेशा यहां भी होगा ऐसे E, यानी परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। ये मतलब है यहां कि यहां फील्ड हो हर हमेशा परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, यानी ऐसे हो।
चाहे यह पॉइंट हम कहीं भी लें। क्लियर? तो देखिए, जब हम इनफिनाइट लेंथ मानेंगे इसको, इनफिनाइट का मतलब इस लेंथ के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा हो। क्लियर? देन ईच पॉइंट, अगर हम ये मानते हैं, यहीं से देखिए क्लियर होगा। इट मीन्स ईच पॉइंट, यहां पर हम लिखेंगे ईच पॉइंट डिवाइड्स द लाइन चार्ज इन इक्वल टू पार्ट्स। इन इक्वल टू पार्ट्स लिखिए, इन इक्वल टू पार्ट्स। दैट इज, यानी सेकंड में ही हम लिख रहे हैं, देखिए। इट मीन्स ईच पॉइंट, यानी ईच ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ईच ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ईच ऑब्जर्वेशन पॉइंट P acts like या behaves like an equatorial point, an equatorial point, यानी इक्वेटोरियल का मतलब है कि डिवाइड करते हुए इसको, यानी इक्वल डिवाइड, यानी देखिए ये लाइक एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटिव डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू इन्फिनिटिव। यानी ये मान लीजिए कि 3 हिस्सा इधर हो, एक ही हिस्सा इधर हो, तब भी इन्फिनिटिव डिवाइडेड, यानी 3 हिस्सा मान लीजिए कि या 2 हिस्सा इधर हो गया, एक ही हिस्सा इधर हो, तब भी ये इन्फिनाइट है। यह मतलब है जिससे कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू हर हमेशा हो लाइन चार्ज पर परपेंडिकुलर। इन दैट केस यू कैन फाइंड और यू कैन अप्लाई योर गॉस थ्योरम। अगर ऐसा नहीं है तब फिर कूलम्ब लॉ से फाइंड आउट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। गॉस थ्योरम से हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको तो यहां पर दिया है कि गॉस थ्योरम से फाइंड आउट करें, तो गॉस थ्योरम से देखें। यानी ये जो 2 एजम्पशन है, ये बात आपको समझना चाहिए, और ये सभी बुक में नहीं लिखा गया है ये चीज, ये भी आप याद रखिए। इसलिए जो मैं बता रहा हूं इसको बिल्कुल आपको याद रखना है, नहीं तो आपसे प्रूव नहीं होगा। अगर कोई डिस्कस कर दे तो आप फेल कर जाएंगे यहां पर। तो देखेंगे अब हम क्या करेंगे, हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी। अब यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी में ऐसा कभी नहीं कर देना है कि दिस इक्वल टू क्यूब डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, ऐसा नहीं करना है। यह एक सर्टेन लेंथ है, मान लीजिए 5 मीटर है, 5 मीटर, इस पर है चार्ज। क्लियर? ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा है 10 सेंटीमीटर पर, 5 सेंटीमीटर पर, यानी आर है 5 सेंटीमीटर। तो दिस distance is very less than the length of the charge. Then this charge length behaves like an infinite charge length. Clear? अब चले अब आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, we construct an imaginary cylinder, हमको P पॉइंट पर निकालना है फील्ड। तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सिलेंडर की कल्पना हमने किया, ये दिस इमेजिनरी सिलेंडर इज कॉल्ड योर गाउसियन सिलेंडर, गाउसियन सिलेंडर, इसको हम लोग कहते हैं गाउसियन सिलेंडर। दिस इज द इमेजिनरी सिलेंडर। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, यानी ये मेरा चार्ज है ऐसे, और इस पर ये मेरा, ये जो ऐसे करके हम लिए हैं आर डिस्टेंस, इससे एक ऐसे हम एक रेडियस देते हुए और एक एल लेंथ का एक सिलेंडर की कल्पना किए, यानी यहां से लेके यहां तक ये है एल लेंथ। कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड योर गाउसियन सिलेंडर। नाउ चार्ज इनसाइड द गाउसियन सिलेंडर, चार्ज इनसाइड द गाउसियन सिलेंडर कितना होगा, गाउसियन सिलेंडर देखिए
इसके अंदर में जो नेट चार्ज होगा मान लेते हैं हम होगा क्यू डैश। तो क्यू डैश इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा इंटू एल, बिकॉज एल इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। तो ये हमारा हो गया इतना। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम टू द गॉसियन सिलेंडर, टू द गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर। आप गॉसियन सिलेंडर पर इस लॉ को अप्लाई कर दें तो देखिए क्या होगा, तो E इंटू डी एस इक्वल टू क्या होगा, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर। तो नेट चार्ज तो हो गया क्यू डैश, यानी लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें इक्वेशन 2 को फिर से हम अब डिफाइन करेंगे लेफ्ट साइड में, यानी इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट पार्ट है वो क्या कहता है ये देखें। ये नाउ सिंस हेयर यहां हम लिख सकते हैं कि ईडीएस ये तो है नेट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द होल गॉसियन सिलेंडर। तो इसमें देखिए कितना एरिया है, एक एरिया ऊपर वाला हो गया, दूसरा एरिया ये यानी एरिया नंबर 1, ये एक एरिया नंबर हो गया 2 सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया 1, दिस इज 2 और दिस इज 3। तो 3 सरफेसेस हैं यहाँ पर देखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर फॉर सरफेस 1 यानी S1 सरफेस के लिए, तो यहाँ फिर हम लिखेंगे EDS प्लस फॉर सरफेस 2, तो ये भी लिखेंगे EDS, और फॉर सरफेस 3 इस 3 सरफेस के लिए लिखिए। तो दिस इज योर S3, तो दिस इज योर EDS। अब सब सरफेस पर एक इस सरफेस पर हमने DS एरिया ले लिया, तो इस पर आउटवर्ड नॉर्मल हो गया ये N। अब इस सरफेस पर एक हम स्मॉल एरिया DS ले लिया, इस पर आउटवर्ड नॉर्मल है N। एक इस सरफेस या इधर ले लीजिए, ये हमारा हो गया DS एरिया, इस पर आउटवर्ड नॉर्मल ये हो गया N। देखिए कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो अब देखें यहां पर क्या है, ये यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है यहाँ पर ये है, इधर की ओर है, और नॉर्मल का डायरेक्शन ये है। तो दोनों के बीच का एंगल हो गया π/2। यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है E, और दोनों नॉर्मल का डायरेक्शन ये दोनों एंगल बना रहा है 90 डिग्री, जबकि यहाँ पर दोनों है सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ थीटा क्या बन रहा है π/2, यहाँ भी थीटा यानी सरफेस 2 के लिए देखिए तो थीटा इक्वल टू है π/2, लेकिन यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या है, 0 है, तो इसलिए ये दोनों टर्म हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इज योर, ये सरफेस एरिया, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये, तो दिस इज योर E इंटू DS, दिस इज योर। अब इसको क्या हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर यानी इसका ये जो रिजल्ट आपको आया है तो E, और ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इस सिलेंडर का, इसका कितना होगा, इंटू 2πr इंटू L। देखिए ये इतना हो गया एरिया। अब इस इक्वेशन को आप यहाँ पर रख दीजिए, यानी इस फॉर्मूले ये जो आया आपका E इंटू 2πrL को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपको। तो देयरफॉर यहाँ हम लिख सकते हैं कि E इंटू 2πr इंटू L दिस इक्वल टू लेमडा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए LL कैंसिल, क्लियर। तो देयरफॉर E आपका निकल गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज योर लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R। देखिए जबकि आप जानते हैं कि सेम चार्ज को हम एक पॉइंट पर रख दें
तब यहाँ पर फील्ड क्या हो जाएगा, तब तो हो जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जबकि देखिए यहाँ पर ये क्या आया है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। देखिए लाइन चार्ज में, यानी लाइन चार्ज में यहाँ पर फील्ड वैल्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर। अब चले हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन देखें। सेकेंड एप्लीकेशन क्या कहता है ये देखें। सेकेंड एप्लीकेशन है मेरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू electric field at a point due to a charged spherical cell। देखिए ये क्या करता है, चार्ज स्फेरिकल सेल ये करता है कि कोई एक ये आपका स्फीयर है, यानी स्फेरिकल सेल है ये, जिसका रेडियस है ये r, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इस पर चार्ज है ये Q, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपका हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये प्लस Q चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट है P, या R लीजिए या कैपिटल R ले लीजिए, यहां पर देखिए ये, और R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है ये P, यहां पर आपको फील्ड निकालना है। ये है R डिस्टेंस, ये है O इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर यानी P पॉइंट, यानी इस R को लेते हुए, R रेडियस लेते हुए एक स्फेरिकल सेल की कल्पना करेंगे हम। दिस इज द इमेजिनरी spherical cell. This cell is called your Gaussian spherical cell या Gaussian sphere कहिए आप। ये हो गया Gaussian sphere, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए, अब P पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर P, ये जो P पॉइंट है यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन होगा ये ऐसे, और ये हमारा है ds एरिया। अब देखिए यहां भी नॉर्मल हम देंगे तो उसका डायरेक्शन फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम टू द गॉसियन सेल, इस सेल पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम ना जानते हैं सिंस ये सरफेस इंटीग्रल यानी EDS इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर EDS इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस या गॉसियन सेल कहिए आप। तो दिस इज योर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ, अब आप E को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ भी थीटा क्या है, 0 है यहाँ। तो थीटा जब 0 है तो EDS cos थीटा, यानी थीटा 0 क्यों है, क्योंकि E का डायरेक्शन और N का डायरेक्शन दोनों सेम है। Therefore थीटा इज हियर 0। तो ये आपका हो गया EDS cos थीटा, यानी cos थीटा 0। तो therefore आप उसमें से E को बाहर कर लीजिए, तो ये हो गया E, और ये पूरा सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सेल, ये गॉसियन सरफेस जो है हमारा ये सेल, ये हमारा हो गया ds, दिस इक्वल टू ds, दिस इक्वल टू क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर E और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इसका, तो ये हमारा हो गया 4 पाई r स्क्वायर, दिस इक्वल टू क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर E इक्वल टू क्या होगा, क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। देखिए कोई दिक्कत नहीं था। तो ये जो मेरा कंडीशन अभी हमने निकाला है, ये मैथमेटिकली हम इसको ऐसे कहेंगे कि ये तो सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इसमें आप मान लीजिए ए पॉइंट, यानी व्हेन, ऐसे लिखिए यहाँ कि व्हेन r इज ग्रेटर देन है r,
तब ये वैल्यू निकला है, ये वैल्यू देखिए ये। अब चलिए इसके सरफेस पर कितना होगा, अगर हम पॉइंट P को यहाँ रख दें तो तब तो हम गॉसियन सरफेस, यानी ये गॉसियन सरफेस यहीं पर ऐसे करके लेना पड़ेगा हमको, तो तब ये हो जाएगा, यानी B में हम लिखेंगे इसे, देखिए ये। तो B में हम क्या करेंगे कि पॉइंट P को हम रख देंगे यहीं पर, यानी ये जो पॉइंट P मेरा यहां था इसको अब उठा के हम रख दिए यहां, यानी ये R इक्वल टू हमारा हो गया R। तो ये कहता है कि when R इक्वल टू हो R, तब क्या हो जाएगा, तो देन E इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो अब मेरा ये हो जाएगा, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि R इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो इतना हो गया। नेक्स्ट हमारा है यानी सी पॉइंट में कि व्हेन R इज लेस देन R हो तब क्या होगा, तो इसके अंदर में अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट को हम रख दिए यहाँ P पॉइंट, तो अब तो हम गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, तो दिस इज योर गॉसियन, दिस इज योर गॉसियन स्फीयर, गॉसिया कहिए गॉसियन स्फेरिकल सेल। इस केस में हो जाएगा आप। तो देयरफॉर इसको आप ऐसे भी लिखिए कि व्हेन, यानी ये सी पॉइंट हो गया, व्हेन R इज लेस देन R। अब क्या होगा, अप्लाइंग गॉस थ्योरम टू दिस गॉसियन स्फेरिकल सेल, तो ये अब आपका हो गया दिस इज योर E इंटू ds, दिस इक्वल टू, अब देखिए इस गॉसियन स्फेरिकल सेल जो है इसके अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं, कुछ भी चार्ज नहीं है, तो देयरफॉर 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए क्या हो गया E इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इसके अंदर में फ्लक्स भी 0 होगा, बिकॉज दिस इज योर फ्लक्स, ये है फ्लक्स। तो जब E ही 0 हो गया तो फ्लक्स भी 0 होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स भी 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए, यानी यहां पर है फील्ड वैल्यू कितना, यानी 1 अपॉन R स्क्वायर के फॉर्म में है, यहां पर फील्ड है जस्ट इसके बगल में, यहां पर, यानी इसके सरफेस पर है फील्ड, लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन में ऐसे है। यहां पर आकर के फील्ड फिर घट जाता है क्योंकि ये हो गया 1 अपॉन R स्क्वायर। इधर भी वही बात है, इस साइड में भी। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को y एक्सिस पर लें तो देखिए कैसा ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये हमारा हो गया y एक्सिस पर हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है 0, और x और x डैश एक्सिस पर हम ले रहे हैं क्या, r ले रहे हैं r। तो ये हमारा हो गया इधर का, ये हमारा हो गया क्या प्लस r, और ये इधर क्या हो जाएगा, ये दिस इज योर माइनस r। देखिए यहाँ, तो इसलिए यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो फील्ड है ही नहीं, तो ऐसे करेंगे, यानी R पर आकर के ये जो है प्लस R, यहाँ पर फील्ड इतना है, इसके बाद देखिए ये घट गया, यानी इस पॉइंट पर R पर ही फील्ड है बस, इसके अंदर में 0 है, और यहाँ लिखेंगे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सेम इतना ही डिस्टेंस यहाँ ले लीजिए आप, दिस इज योर माइनस R। तो यहाँ भी ये इसे ड्रॉ कीजिए, और यहाँ भी देखिए ये इसे, यानी ये भी आपका क्या है, R है, ये तो सेंटर है ये। तो दिस इज योर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब थर्ड केस क्या है, 4 केसेस हैं इसमें, 4 में से कोई एक केस आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। देखिए, अब थर्ड केस हमारा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज। अब ये हमारा है
थर्ड में ए चार्ज प्लेन सीट, ए चार्ज प्लेन, प्लेन कहिए और ए चार्ज इन्फिनाइट कहिए, यहां पर इन्फिनाइट चार्ज सीट या ड्यू टू एस, ऐसे लिखिए, ड्यू टू एन इन्फिनाइट चार्ज्ड सीट, यानी ये जो चार्ज सीट है हमारा, ये कैसा है, ये प्लेन है, सीट माने प्लेन, या इसको कहिए चार्ज प्लेन भी कह सकते हैं आप, चार्ज प्लेन। ये देखिए, अब ये इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये कहता है कि कोई सिमिलरली, यहां भी वही कंसेप्ट है इंफिनिटिव का, कि ये जो है हमारा, ये सरफेस पर चार्ज है और ये इन्फिनाइट है, यानी इसका जो ऑब्जर्वेशन लेंथ हम ले रहे हैं ये इसे परपेंडिकुलर है ऑन द व्हाइट बोर्ड, यानी ये जो बोर्ड हमारा है इस पर ये चार्ज सीट क्या है, ये ऐसे है रखा हुआ, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखें, अब यहां से मान लीजिए ये पॉइंट हमारा वो है, यहां से r डिस्टेंस पर ये है r डिस्टेंस पर, यहां पर हमको फील्ड वैल्यू निकालना है और इस पर है चार्ज जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में है, ये है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, ये देखिए ये इसे है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हेयर यहां मानेंगे हम कि सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये, इसका मतलब नेट चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स एरिया। तो फिर यहां पर एरिया में आप इन्फिनाइट नहीं लिख देंगे, ये कहता है कि ये मान लीजिए अगर 2 मीटर है, ये अगर 1 मीटर है, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का लेंथ क्या है, 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, यानी इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये एरिया बहुत बड़ा है। तो उस केस में क्या होगा, हर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नॉर्मल ही होगा, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर हमेशा यहां पर क्या है, नॉर्मल है। अब हमको यहां पर निकालना है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, एक हम क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर मान लीजिए A ले लिए, ये A लिए, और एक हम सिलेंडर की कल्पना किए कि जो कि यह सिलेंडर इस सरफेस को ये करते हुए, इससे निकलते हुए इधर तक आ गया है, यहां भी दूसरे साइड में भी देखिए ये, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, देखिए ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक r है, यहां से ये भी डिस्टेंस r है, O से इस सरफेस को, ये जो आपने सिलेंडर की कल्पना किया है जिसका एरिया क्या है, A है, और इस सिलेंडर को हम लोग कहते हैं गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर, दिस इज योर गॉसियन सिलेंडर, यानी ये ऐसा सिलेंडर है जिसका टोटल लेंथ है 2r और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है, A is the cross sectional area of this cylinder and the length of the cylinder is your 2r। अब यहां भी देखिए, इसमें 2 सरफेसेस हैं, एक सरफेस ये है, ये इधर का सरफेस, ये है सरफेस नंबर 2, और एक ये कर्व्ड सरफेस इसका, ये सिलेंडर का, तो ये सरफेस मान लीजिए 3 है। तो नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम टू दिस गॉसियन सिलेंडर, तो हम कैसे अप्लाई कर देंगे, तो देखिए, तो दिस इज योर ईडीएस इक्वल टू क्या होगा यहां पर, तो नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर, तो नेट चार्ज तो यहाँ सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब है कि इसके अंदर में चार्ज कितना है, तो सिग्मा इंटू ए नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए इस लेफ्ट साइड को आप फिर से एक्सप्लेन करें, देखिए ये क्या कहता है।
तो ये आपका हो गया एरियस। इसको आप लिख सकते हैं फॉर ईच सरफेस के लिए अलग अलग कीजिए। तो दिस इज द फॉर सरफेस S1 यानी इसके लिए, तो दिस इज योर E इंटू ds प्लस फिर सरफेस 2, तो सरफेस 2 के लिए देखिए तो E इंटू ds एंड फॉर सरफेस 3 ये सरफेस इसके लिए देखिए तो ये सरफेस 3 के लिए हम जो करेंगे ऐसे, तो फॉर सरफेस 3 यानी S3 तो ये क्या हो जाएगा हमको E इंटू ds, यानी इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन को मैंने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो ये ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ सरफेस 1 पर यानी S1 पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ds एरिया, तो यहाँ पर आप एक मान लीजिए छोटा सा एरिया ds, ये है ds एरिया, तो इस पर नॉर्मल डालेंगे आउटवर्ड नॉर्मल, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा E के डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली यहाँ पर आपने मान लिया एक ds एरिया, यहाँ भी आउटवर्ड नॉर्मल देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नॉर्मल दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। एक अब थर्ड पर कहीं भी ds एरिया ले लीजिए, तो देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं ds एरिया, तो दिस इज योर ds एरिया है, ये ds एरिया। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर ये है आपको ऐसे ऐसे है, और नॉर्मल अप्लाई कर रहे हैं आप ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल, तो यहाँ 90 डिग्री हो गया, जबकि यहाँ पर थीटा क्या हो गया 0, यहाँ भी थीटा E और M के बीच का एंगल थीटा 0, लेकिन यहाँ के लिए यह है थीटा 90 डिग्री यानी π/2। तो इसलिए यहाँ पर जो हम लिखेंगे यहाँ थीटा हो गया 0, यहाँ भी थीटा हो गया 0, बट हेयर थीटा इक्वल टू π/2, तो ये वैल्यू आपका हो गया 0। तो देयरफॉर ये कितना होगा आपका, तो ये आपका हो गया E और टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस, तो ये हमारा हो गया A प्लस फिर इसके लिए तो ये हो गया E इंटू A, और ये तो आ गया आपका 0, तो दिस इक्वल टू क्या हो गया 2EA। अब ये वैल्यू लेकर के इक्वेशन 1 के लेफ्ट में रख दीजिए यहाँ पर, तो देखिए क्या निकलेगा हमको, तो ये हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज 2EA इक्वल टू सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, A कैंसिल। इट मींस E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर सब जगह इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया सिग्मा अपॉन 2, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इतना हो गया। देखिए क्योंकि A कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और लिखेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, यानी यह R पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ देखें ये कहने का मतलब कि अगर किसी भी सरफेस पर चार्ज है और वह चार्ज सरफेस अगर बड़ा है, बहुत बड़ा हो, तो अगर ये सरफेस पर चार्ज है, ऐसे देखिए कि ये मेरा कोई सरफेस है, इस पर अगर चार्ज है ये, तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या होगा 5 न्यूटन पर कूलम ही होगा, यहाँ भी ये होगा 5 न्यूटन पर कूलम। हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि ये डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं R इज नॉट मच मैंने R होना चाहिए मच लेस देन सरफेस एरिया ये, यानी इसके डायमेंशन से, यानी इसका जो ये लेंथ है ब्रेड्थ है, इससे ये बहुत छोटा होना चाहिए ये डिस्टेंस। इन दैट केस दिस सरफेस बिहेव्स लाइक एन इनफिनाइट लाइन चार्ज शीट, अदरवाइज ये फॉर्मूला जो है सो फेल कर जाता है। अगर ऐसा नहीं हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप यहाँ पर लिए, ये ले लिए आपने, ये इसका एरिया ले लिया ऐसे, ये ले लिया मान लीजिए ये है 1 मीटर और ये भी है 1 मीटर,
और इस पर आपने चार्ज दे दिया इससे। अब देखिए अब क्या होगा। ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम यहाँ से ले लिए 2 मीटर, यहाँ पर ले लिए 2 मीटर, यहाँ पर पी पॉइंट यहाँ है, या पी पॉइंट को खिसका दीजिए यहाँ पर, पी पॉइंट को खिसका दीजिए यहाँ पर। अब जो आप कहिएगा कि E होगा इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज नॉट करेक्ट, ये नहीं होगा। तो क्लियर? यानी यह जो एरिया है, ये चार्ज शीट का एरिया, दिस बिकम्स मच मच लार्जर देन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिस्टेंस। इस डिस्टेंस से ये अगर बहुत बड़ा है, उसी केस में यह फॉर्मूला करेक्ट है, नहीं तो नहीं है करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक आपको समझने में। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ केस क्या है हमारा। फोर्थ है हमारा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी मेटेलिक कंडक्टर में। देखिए वो क्या करता है, तो देखिए मेटेलिक कंडक्टर में क्या कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ये मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज, या ऐसे कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज, या इसे कहिए आप, इसमें कई केस इसमें भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज प्लेस्ड इन मेटल कैविटी। इसमें कोई कैविटी है, उसमें हमने चार्ज को रख दिया है। तो देखिए क्या कहता है ये कहता है कि कोई एक, ये मान लीजिए मेटेलिक स्फीयर है, ये देखिए दिस इज योर मेटेलिक स्फीयर, जिसका रेडियस कुछ मान लेते हैं हम, तो इसका रेडियस है r। अब कहता है क्या कि इस मेटल के अंदर में ये यहाँ पर ये कैविटी है और इसका सेंटर है O। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके सेंटर पर, इस कैविटी के अंदर में यहाँ पर हमने एक +q चार्ज रख दिया। अब क्या क्या होगा ये देखिए। ये कहता है कि मेटल में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन मेटल। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो जैसे ही चार्ज आप यहाँ पर रखते हैं, मान लीजिए 1 कूलम चार्ज आपने रखा, तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये इस मेटल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उस एक 1 कूलम इलेक्ट्रॉन को, यानी यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण यहाँ पर ये ले लिया, सबसे नियरेस्ट सरफेस पर अट्रैक्ट कर लेता है, और फिर इतना ही पॉजिटिव चार्ज को ये अपने सरफेस पर भेज देता है। ये अपने सरफेस पर देखिए ये, तो जितना चार्ज आपने यहाँ रखा था वो चार्ज उतना ही चार्ज शिफ्ट करके कहाँ आ गया, इसके सरफेस पर। यहाँ पर है +q चार्ज, तो यहाँ पर आ गया आपको -q चार्ज, जस्ट इस सरफेस पर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको कहेगा कि यहाँ पर कितना है फील्ड, ये कोई पॉइंट है मान लीजिए P, यहाँ फील्ड कितना है, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी P1 मान लीजिए ये P1 पॉइंट है एट ए डिस्टेंस R1, यहाँ से यहाँ तक का है R1, और एक दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये है P2 पॉइंट, यहाँ फील्ड कितना होगा, ये डिस्टेंस है R2। तो फॉर द पॉइंट P1 देखिए ये, तो फॉर पॉइंट P1 के लिए अप्लाई कीजिए गॉस थ्योरम। तो हेयर सरफेस इंटीग्रल दैट इज E into ds इक्वल टू क्या होगा, नेट चार्ज इनसाइड, यानी इस P1 पॉइंट पर ही एक गॉसियन सरफेस की हम कल्पना करेंगे, गॉसियन ये स्फीयर की कल्पना। तो दिस इज योर गॉसियन स्फीयर, ये यानी यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरा क्या है P1, तो P1 का ये रेडियस लेते हुए और एक स्फीयर की कल्पना आपने किया, दिस इज कॉल्ड योर
गॉसियन स्फीयर। तो देखिए गॉसियन स्फीयर के अंदर में नेट चार्ज कितना है, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया, जीरो। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर जीरो, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। जबकि P2 पॉइंट पर देखें, ये P2 पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब गॉसियन सरफेस हम यहां पर लेंगे, इस गॉसियन सरफेस, यानी फॉर पॉइंट्स, अब देखिए P2 के लिए देखिए P2 लिख दिए। अब यहां पर अप्लाई करें गॉस थ्योरम, तो अगेन लिखेंगे EDS सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दैट इज EDS इक्वल टू क्या होगा, तो नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, तो नेट चार्ज में क्या होगा, यहां से शुरू कीजिए, तो क्यू, फिर ये माइनस क्यू, और फिर ये प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये कैंसिल, दिस इक्वल टू क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखिए फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे है, यहां फील्ड है, बाहर में फील्ड है, तो E, और यहां पर और एक DS एरिया ले लीजिए, इस पर आउटवर्ड नॉर्मल दीजिए, तो N, E और N का दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, थीटा जीरो है, देयरफॉर E को बाहर निकाल लीजिए, तो E इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई, और ये डिस्टेंस तो R2 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, R2 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर E इक्वल टू क्या हो गया, क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर हो गया, यानी इतना फील्ड हो गया, यानी बाहर में फील्ड हो गया, लेकिन मेटल के अंदर में ये इस तरह से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी सेटिंग करता है कोई भी मेटल, कि उसके अंदर में फील्ड वैल्यू होगा, मेटल के अंदर में फील्ड वो क्या कर देता है, हर हमेशा जीरो कर देता है। देखें ये चीज, और देखें इसमें और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, कैसे देंगे, देखिए एक मैं दूसरा एग्जाम्पल अब दे रहा हूं, देखिए। तो ये था आपका, यानी 3 जो आपने ऊपर वाला पढ़े, लाइन चार्ज के कारण एक हो गया, दूसरा स्फेरिकल शेल के कारण फील्ड वैल्यू, और एक हो गया सरफेस पर जो चार्ज है उसके कारण। यह 3 मुख्यतः खूब पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, क्लियर। अब देखें, जैसे मान लें कि ये ऐसे है, देखें ये कि ये मेरा एक मेटेलिक प्लेट है, मान लीजिए ये, दिस इज योर मेटेलिक प्लेट है, और हमने एक चार्ज यहां रख दिया, मान लीजिए क्यू चार्ज। अब देखिए ये क्या करता है, तो इस क्यू चार्ज के कारण यहां पर जो चार्ज है, हमको यहां पर फील्ड निकालना है, P पॉइंट पर। P है कहां पर, मेटल के अंदर में, ये मेरा है मेटल, और P पॉइंट पर EP इक्वल टू व्हाट कहेगा, EP कितना होगा, तब क्या होगा यहां पर, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण ये मेटल के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको ये अपनी ओर यानी नियरेस्ट सरफेस पर अट्रैक्ट करेगा, यहां पर आ गया ये, और पॉजिटिव चार्ज को ये पुश कर देगा आउटर सरफेस पर, तो पॉजिटिव चार्ज मेरा यहां आ गया, देखिए ये आ गया यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चार्ज का हम नाम देंगे QI चार्ज, यानी इंड्यूस्ड चार्ज ये है, दिस इज योर प्लस QI, ये हमारा हो गया इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इस चार्ज को ब्रेन से आप हटा दीजिए, इस चार्ज को ब्रेन से हटा दीजिए। अब क्या होगा, अगर P पॉइंट पर एक प्रोटॉन आप रख देते हैं प्लस चार्ज, तो ये चार्ज इसको पुश करेगा इधर की ओर, और ये चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की ओर, तब तो P पॉइंट पर क्या हो गया, नेट फील्ड हो गया ना, तब तो नेट फील्ड यहां पर इंड्यूस चार्ज के कारण नेट फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है कि मेटल के अंदर में फील्ड वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ये जीरो होगा मेटल के अंदर में। तो इसके लिए
अब ये चार्ज इतना फील्ड यहां पर अप्लाई करेगा, यानी ये प्लस है ये प्लस है, तो ये प्लस क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर की ओर, और ये इतने फोर्स से रिपेल करेगा कि ये फोर्स बराबर हो जाए इस फोर्स का, जिसके कारण नेट फील्ड, फील्ड मीन्स क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहां पर फील्ड वैल्यू हो जाए 0, 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब